सन 1887 की बात है। ट्रांसिल्वेनिया के एक दूर दराज इलाके में कुछ अजीब और भयानक घटनाएं हो रही थी। काले बादलों से घिरे आसमान के नीचे एक भूतिया महल में वैज्ञानिक डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने अपनी लैब में एक ऐसा जीव बना डाला जो मरा हुआ होकर भी जिंदा था। यह प्रयोग आम प्रयोग नहीं था, बल्कि एक शैतानी साजिश का हिस्सा था। इस प्रयोग के पीछे असली मास्टरमाइंड था ड्रैकुला। डॉक्टर विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने जिस प्राणी को बनाया वो एक जीवित लाश था। बड़ा भारी शरीर, टांकों से जोड़ा गया चेहरा, बिजली से जिंदा किया गया। वो प्राणी खुद मासूम था, उसके अंदर हिंसा नहीं थी, लेकिन ड्रैकुला इसका इस्तेमाल अपने शैतानी मंसूबों के लिए करना चाहता था। डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन को जब पता चला कि ड्रैकुला का असली मकसद क्या है, एक ऐसी सेना बनाना जो मृतकों से भरी हो, तो उसने मना कर दिया और यहीं से उसकी मौत की घड़ी आ गई। ड्रैकुला ने अपने दैत्य सहायकों, तीनों वैम्पायर दुल्हनों की मदद से उसे मार डाला। ड्रैकुला का प्लान विफल हो गया, क्योंकि जैसे ही उसने डॉक्टर को मारा, डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का राक्षस वहाँ से भाग निकला। वो खुद को इंसानों से दूर रखना चाहता था, क्योंकि सब उसे एक दानव समझते थे। बर्फीले तूफान और जंगलों के बीच वो गायब हो गया। दृश्य बदलता है और हम आते हैं पेरिस, फ्रांस में। एक चर्च जैसे संगठन का जासूस और राक्षस शिकारी गैब्रियल वान हेल्सिंग एक घातक मिशन पर है। वो नोट्रे डेम चर्च के पीछे छिपे एक भूतिया जीव मास्टरमाइंड को पकड़ता है। ये जीव इंसान से विशाल और भयानक जानवर बन चुका था। वान हेल्सिंग की पहचान दुनिया में एक हत्यारे की तरह होती है, क्योंकि वह राक्षसों को मारता है, परंतु असल में वह चर्च के एक गुप्त आदेश का हिस्सा है जो दुनिया को शैतानी शक्तियों से बचाने के लिए काम करता है। वान हेल्सिंग को वेटिकन बुलाया जाता है। वहाँ उसे एक नया मिशन दिया जाता है। ट्रांसिल्वेनिया जाना है और ड्रैकुला को रोकना है। उसे यह भी बताया जाता है कि एक शाही परिवार, वैलेरियस परिवार, कई पीढ़ियों से ड्रैकुला से लड़ता आ रहा है और अब परिवार की आखिरी संतान एन्ना वैलेरियस और उसका भाई वेल्कन है। उन्हें बचाना और उनके परिवार की आत्माओं को मोक्ष दिलाना भी हेल्सिंग की जिम्मेदारी है। साथ में भेजा जाता है उसका मददगार, एक नौजवान और मजेदार वैज्ञानिक कार्ल। वान हेल्सिंग और कार्ल एक गाड़ियों वाले सफर के बाद ट्रांसिल्वेनिया पहुंचते हैं। वहां लोग डरे हुए हैं, खिड़कियां बंद, चर्च सूने और चारों ओर डर और रहस्य का माहौल है। पहुंचते ही हेल्सिंग का सामना होता है ड्रैकुला की 3 पत्नियों से। वे आसमान में उड़ती हैं, शिकार करती हैं और चीखती हैं और पूरे गांव पर हमला बोल देती है। एन्ना वैलेरियस भी वहां होती है और पहली बार हेल्सिंग से मिलती है। दोनों एक दूसरे को शक की निगाह से देखते हैं। एन्ना का भाई वेल्कन जंगल में ड्रैकुला के एक पालतू वेयरवुल्फ को पकड़ने की कोशिश करता है, पर वहां खुद ही उसके हमले का शिकार बन जाता है। उसकी आखिरी झलक एन्ना को तब दिखती है जब एक पहाड़ी चट्टान से गिरते हुए वो वेयरवुल्फ के नीचे जा गिरता है। सबको लगता है कि वेल्कन मर चुका है, पर असलियत कुछ और ही होती है। इस बीच हम देखते हैं कि ड्रैकुला की असली योजना क्या है। उसने सैकड़ों छोटे अंडों को एक गुफा में छुपा रखा है। ये उसके और उसकी वैम्पायर रानियों के बच्चे हैं, लेकिन ये बच्चे तभी जिंदा हो सकते हैं जब किसी विशेष प्रकार की बिजली यानी लाइफ फोर्स उन्हें दी जाए। ड्रैकुला फिर से उसी प्रयोग को दोहराना चाहता है जो डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने किया था, और इसीलिए उसे फ्रैंकेनस्टाइन के राक्षस की जरूरत है। वान हेल्सिंग और एन्ना को पता चलता है कि फ्रैंकेनस्टाइन का राक्षस अब भी जिंदा है और ड्रैकुला उसे पकड़ना चाहता है ताकि उसकी मदद से वो अपने सभी बच्चों को जिंदा कर सके। हेल्सिंग और एन्ना उसे एक गुप्त स्थान पर पाते हैं जहाँ वो छिपा हुआ है। इस राक्षस के साथ एक अनोखी बात ये होती है, वह हिंसक दिखता है पर बेहद समझदार और भावुक होता है। वह जानता है कि ड्रैकुला क्या करने वाला है और चाहता है कि उसे मार दिया जाए ताकि ड्रैकुला अपने मकसद में कामयाब ना हो, पर वान हेल्सिंग उसे मारने से मना करता है क्योंकि वह निर्दोष है। एन्ना को अपने भाई वेल्कन की आवाज सुनाई देती है और वो भागते हुए उसके पीछे जाती है, पर वो देखती है कि वेल्कन अब पूरी तरह से वेयरवुल्फ में बदल चुका है। ड्रैकुला ने उसे काट कर उसे अपनी सेना में शामिल कर लिया। वेल्कन अपनी बहन को पहचानता तो है, पर अब उस पर काबू नहीं है, और एना को भी उसकी सच्चाई समझ में आ जाती है कि उसका भाई ये पहले जैसा नहीं रहा। ड्रैकुला अब मान चुका है कि फ्रैंकेनस्टाइन का राक्षस जिंदा है और हेल्सिंग के पास है। वह अपने तीनों पत्नियों के साथ एक बड़ा हमला करता है। इस लड़ाई में एक रानी मारी जाती है, बाकी 2 बदला लेने की कसम खाती हैं। हेल्सिंग और एना किसी तरह काल की मदद से राक्षस को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं, पर अब वक्त तेजी से भाग रहा है। इसी दौरान कार्ल एक भयानक रहस्य खोजता है। वान हेल्सिंग कोई साधारण इंसान नहीं है। उसका जन्म हजारों साल पहले हुआ था और वह खुद को याद नहीं कर पाता क्योंकि वह भगवान की सजा के रूप में अपने अतीत को भूल चुका है। कुछ संकेत मिलते हैं कि शायद वह गैब्रियल नामक स्वर्गदूत था जिसने पहले ड्रैकुला को मार गिराया था जब वो इंसान था, और अब उसे फिर से
वही काम सौंपा गया। ड्रैकुला के बच्चे पैदा होने की कगार पर हैं और समय बहुत कम बचा है। ड्रैकुला अब अपने आखिरी प्रयोग की तैयारी कर रहा है। उसने एक बार फिर उसी मशीन को एक्टिवेट किया है जो बिजली की शक्ति से फ्रैंकनस्टाइन जैसे राक्षस को जिंदा करती है। लेकिन अब उसका मकसद फ्रैंकनस्टाइन के राक्षसों से लाइफ फोर्स लेकर अपने बच्चों को जीवित करना है। वो अपने दुल्हनों के साथ एक गुफा में छुपा है जो बर्फीली पहाड़ियों के अंदर स्थित है। वैन हेल्सिंग को अब दो बातों का एहसास हो गया। ड्रैकुला को रोकना है वरना दुनिया में हजारों वैम्पायर पैदा हो जाएंगे। फ्रैंकनस्टाइन का राक्षस मारा नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो बेकसूर है। कार्ल जो खुद एक वैज्ञानिक है, उसे ड्रैकुला के किले का नक्शा मिलता है और उसे एक अजीब बात पता चलती है। ड्रैकुला की असली कमजोरी एक गुप्त दरवाजे के पीछे छिपी है। वेल्कन अब पूरी तरह से वेयरवुल्फ बन चुका है, लेकिन अंदर से अब भी एना को पहचानता है। जब एना उसे एक सुनसान कमरे में बंद करती है तो उसके जरिए वान हेल्सिंग को एक और रहस्य पता चलता है। ड्रैकुला खुद भी मरा हुआ है। उसे सदियों पहले मार दिया गया था, लेकिन उसने एक शैतानी सौदा किया हुआ था जिससे वो अमर बन गया। वो ना तो आईने में दिखता है, ना ही किसी दवा का असर उस पर होता है। उसका शरीर ठंडा है, दिल नहीं धड़कता और वो केवल अंधेरे में ही रह सकता है। ड्रैकुला अब वान हेल्सिंग को अपने फंदे में लाने की योजना बनाता है क्योंकि उसे पता है कि अगर वान हेल्सिंग को एक वेयरवुल्फ में बदल दिया जाए तो वही शक्ति ड्रैकुला को मार सकती है। कार्ल को एक पुराना ग्रंथ मिलता है जिसमें लिखा है ओनली अ वेयरवुल्फ कैन किल ड्रैकुला, यानी सिर्फ एक वेयरवुल्फ ही ड्रैकुला को मार सकता है। यह सुनते ही वान हेल्सिंग चौंक जाता है क्योंकि अब एकमात्र रास्ता है खुद वेयरवुल्फ बन जाना। कार्ल को एक और चीज पता चलता है, एक सीरम है जो वेयरवुल्फ को इंसान में वापस बदल सकता है, पर उसे ड्रैकुला की प्रयोगशाला से चुराना होगा। इसका मतलब वान हेल्सिंग को ड्रैकुला का महल खोजना पड़ेगा, वहां घुसना होगा और वो सीरम चुराना होगा, लेकिन बिना मरे। ड्रैकुला का महल पहाड़ों के बीच एक बर्फ से ढकी गुफा के अंदर है। वहां पहुंचना लगभग नामुमकिन है, पर वान हेल्सिंग, एना और कार्ल किसी तरह एक टूटी हुई रस्सी की पुलिया पार कर बर्फीली हवाओं को झेलते हुए वहां पहुंच जाते हैं। इस दौरान एक झगड़े में एना और उसकी वैम्पायर देवरानी ड्रैकुला की पत्नी सामने आती है और एना उसे मार गिराती है। अब ड्रैकुला की सिर्फ एक रानी बची है, लेकिन उसका गुस्सा भयानक है। वान हेल्सिंग और कार्ल महल में घुसते हैं। फ्रैंकनस्टाइन का राक्षस जंजीरों में जकड़ा हुआ था। चारों तरफ ड्रैकुला के बच्चे छटपटा रहे हैं, जन्म लेने को तैयार हैं। ड्रैकुला वहां आता है, एक काले लबादे में हवा में उड़ता हुआ। उसकी आंखों में शैतानी चमक है। वह वान हेल्सिंग को कहता है कि वो भी वैसा ही है, एक अमर, एक राक्षसी योद्धा। वो उसे अपने साथ जुड़ने का न्योता देता है, पर वान हेल्सिंग साफ इनकार कर देता है। ड्रैकुला क्रोधित होकर फ्रैंकेनस्टाइन के राक्षस से लाइफ फोर्स खींचना शुरू करता है और उसी पल उसका प्रयोग काम कर जाता है। हजारों बच्चे एक साथ जन्म लेते हैं और पूरी गुफा में चीखें गूंजने लगती हैं। वान हेल्सिंग जानता है कि अब समय आ गया है। वो खुद को उस जहर से संक्रमित कर लेता है जो उसे वेयरवुल्फ में बदल देता है। धीरे धीरे उसकी आंखें पीली हो जाती हैं, शरीर पर बाल आ जाते हैं, चेहरे पर विकराल रूप और आवाज भेड़िए जैसी। अब वान हेल्सिंग और ड्रैकुला की भिड़ंत होती है। ड्रैकुला अपने असली रूप में आता है, एक उड़ने वाला पिशाच, दांतों वाले पंखों वाला शैतान। ये लड़ाई छतों पर, दीवारों पर, गुफा के कोनों में होती है। बिजली चमकती है, पत्थर टूटते हैं और एक भीषण टक्कर होती है। इस बीच कार्ल और एना सीरम को खोज निकालते हैं, वही जो वेयरवुल्फ को फिर से इंसान बना सकता है। एना उसे लेकर दौड़ती है ताकि वान हेल्सिंग को दे सके, पर ड्रैकुला की आखिरी पत्नी उस पर हमला करती है। बहुत लड़ाई के बाद एना उसे मार देती है, पर खुद बुरी तरह घायल हो जाती है। ड्रैकुला और वान हेल्सिंग की लड़ाई अंतिम मुकाम पर पहुंचती है। ड्रैकुला पूरी ताकत से वार करता है, पर वेयरवुल्फ बने वान हेल्सिंग उसे हवा में उठा लेता है और गर्दन पर एक जोरदार दांतों का वार करता है। ड्रैकुला की चीखें गूंजती है, उसकी आंखें फैलती हैं और वो धीरे धीरे भस्म हो जाता है। ड्रैकुला मर चुका होता है। जैसे ही ड्रैकुला मरता है, उसके सभी बच्चे भी मर जाते हैं। गुफा के अंदर आग लग जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। वान हेल्सिंग अब भी वेयरवुल्फ रूप में है और तभी एना आती है। उसके हाथ में वो सीरम है। वो दौड़कर उसे इंजेक्ट करती है, लेकिन वान हेल्सिंग अब भी इंसान की पहचान खो चुका होता है। गुस्से और दर्द में वो एना पर हमला कर देता है और गलती से उसे मार डालता है। कुछ देर बाद सीरम असर करता है। वान हेल्सिंग फिर से इंसान बनता है, पर उसके सामने एना की डेड बॉडी होती है। वो चुपचाप रोता है क्योंकि उसकी जीत उसकी सबसे बड़ी हार बन चुकी होती है। फ्रैंकेनस्टाइन का राक्षस एक नाव में बैठकर दूर चला जाता है, इंसानों से दूर, क्योंकि वह जानता है कि दुनिया उसे नहीं समझेगी। वान हेल्सिंग और कार्ल मिलकर एना का अंतिम संस्कार करते हैं, उसे आग देकर मोक्ष दिलाते हैं। आकाश में बादल छंट जाते हैं और वान हेल्सिंग को दूर आसमान में वेलेरियस परिवार की आत्माएं मुस्कुराते हुए दिखाई देती हैं। उनके पूर्वजों सहित एना भी। अब उनकी आत्मा को शांति मिल चुकी है।